अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे इंडिया के 6 फाइटर तैयारे तबाह होने के बाद उनकी इंतहाई अहम जासूसी सैटेलाइट भी तबाह हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले इंडियन 5 तैयारे तबाह करने का दावा किया था। अब पाकिस्तान ने टैली बढ़ाकर 6 कर दी है, यानी पाकिस्तान ने इंडिया के 6 फाइटर तैयारे 6 और 7 मई की रात को तबाह किए थे। छठा तैयारा अब कंफर्म हुआ है। पहले पाकिस्तान ने जो 5 तैयारे गिराने का दावा किया था उनमें 3 रफाइल थे, एक सुई था और एक मिग था। अब जो तैयारा है वो मिराज 2000 भी पाकिस्तान ने गिराने का दावा किया है। ये बेसिकली तैयारों के मुख्तलिफ जो सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, उनसे पता लगता है कि कोई तैयारा गिरा है, वो रडार से गायब हुआ है, उसके बाद उसकी तस्दीक की जाती है। तो अभी इंडिया उस सदमे से नहीं निकल रहा था कि उनकी इंतहाई आम जासूसी सैटेलाइट भी तबाह हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ सुबह 6 बजे करीब इंडियन टाइम के मुताबिक एक सैटेलाइट खला में छोड़ी गई जिसका नाम था EOS-09। बेसिकली ये एक जासूसी सैटेलाइट थी और मकसद था इंडिया के बॉर्डर्स को 24 घंटे मॉनिटर करना। और ये ऐसी सैटेलाइट थी जो कि दिन और रात के साथ साथ बादलों के अंदर भी प्रॉपरली देखने की सलाहियत रखती थी। जमीन से इसने सिर्फ 17 मिनट यानी 1020 सेकंड के अंदर फ्लाई करके जमीन के ऊपर 524 किलोमीटर जाना था और वहां मौजूद अपने ऑर्बिट के अंदर इसने रोटेट करना शुरू कर देना था। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही इसे जमीन से छोड़ा गया तो पहले 2 स्टेजेस में ये सही फ्लाई करती रही। 3rd स्टेज के अंदर जाके कुछ टेक्निकल इश्यूज आए, इसने अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज की और फिर इसे इसरो नामी इदारे ने खुद तबाह कर दिया। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया का स्पेस का प्रोग्राम देखती है। अब सिर्फ 203 सेकंड बाद, यानी कि अपनी फ्लाइट के 1/4 टाइम बाद ही ये जो सैटेलाइट है टेक्निकल इश्यूज की वजह से तबाह हो गई। कुछ लोग इसे चैम्बर प्रेशर के अंदर मुख्तलिफ इश्यूज का कह रहे हैं, कुछ मोटर केस के अंदर इश्यूज का कह रहे हैं, लेकिन ये एक अहम कड़ी है उन 52 सैटेलाइट्स के अंदर जिन्हें इसके बाद इंडिया ने खला में भेजना है। और ये ज़्यादातर सैटेलाइट्स ऐसी हैं जिसका मकसद इंडिया की जानब से कहने को तो बहुत कुछ मॉनिटर करना है, लेकिन मकसद वही है, चाइना पाकिस्तान के ऊपर जासूसी करना। और इंडिया आहिस्ता आहिस्ता खुद को स्पेस के अंदर भी मनवा रहा है, इसमें दूसरी राय नहीं है। इंडिया दुनिया के अंदर लो बजट एरोस्पेस प्रोग्राम के लिए मशहूर है और 1-2 बहुत अच्छी अचीवमेंट्स भी की हैं। ऑल्दो इंडिया के साथ हमारे इख्तलाफात सर्टिफाइड हैं, लेकिन आपका दुश्मन भी हो, अगर उसकी कोई अच्छी खासियत है तो आपको माननी चाहिए। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो इंडिया ने की थी वो 2023 में की थी, जब उसने अपना पहला मिशन कामयाबी से चांद के साउथ पोल पे उतारा था और वो इंतहाई कम पैसों के अंदर यहाँ से मून तक पहुँचने वाला मिशन था। अब अगर इसरो का बजट हम डिस्कस करें, जो इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका बजट सिर्फ 1.6 बिलियन डॉलर सालाना है। इसके मुकाबले में अगर हम नासा को डिस्कस करें, अमेरिका को, तो उसका बजट कोई 25 बिलियन डॉलर्स का है। इसके अलावा भी उसको कई सारी ग्रांट्स मिलती होंगी जो हमारे इल्म में नहीं है। लेकिन इस वक्त इंडिया खला में मौजूद सैटेलाइट्स के तादाद के लिहाज से 6ठे नंबर पे आता है। कोई 66 के करीब इसकी सैटेलाइट्स इस वक्त भी ज़मीन के इर्द गिर्द मुख्तलिफ मदारों में चक्कर लगा रहे हैं। अगर बात करें सबसे ज़्यादा जिस मुल्क की सैटेलाइट्स मुख्तलिफ मदारों में चक्कर लगा रही हैं तो वो है अमेरिका। 2023 के आखिर तक अमेरिका की 11,655 सैटेलाइट्स खला में मौजूद थी और यही वजह है कि अमेरिका की पूरी दुनिया के ऊपर सबसे ज़्यादा सर्वेलेंस है। वो दुनिया के चप्पे चप्पे को मॉनिटर कर रहा है, उसी हिसाब से अपनी मुख्तलिफ वो जो टेक्निकल चीज़ें और दीगर चीज़ें तय करता है। दूसरे नंबर पे आता है रशिया, जिसकी स्पेस के अंदर 7,187 सैटेलाइट्स घूम रही हैं। तीसरे नंबर पे चाइना आता है जो 5,330 सैटेलाइट्स के साथ तीसरा बड़ा स्टालवर्ड है।
पाकिस्तान इस लिस्ट में बहुत नीचे है। हमारी कोई 3 से 5 सैटेलाइट जो है मैक्सिमम, वो इस वक्त खला में है। हमने भी अपनी एक बनाई हुई सैटेलाइट अब भेजी है। ऑल्दो हमारा स्पेस प्रोग्राम बहुत पहले शुरू हो गया था, 1960-70 की दहाई में शुरू हो चुका था, लेकिन दरमियान में 1980, 90, 2000 के बाद वाले 10-20 साल जो है हम लोगों ने सिर्फ सियासी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। टेक्नोलॉजी के मैदान में हम लोग को खास आगे नहीं बढ़े। इस दौरान इंडिया बहुत आगे बढ़ा है। अब इंडिया को ये जो झटका लगा है, बल्कि मैं कहूँगा धचका लगा है, ये बहुत बड़ा धचका है। अब इसके बाद इंडिया ने अपने उन 22 सैटेलाइट्स के प्रोग्राम को फिलहाल पॉज कर दिया है। इस डिबैकल को इंडिया स्टडी करेगा कि ये नुकसान क्यों हुआ, ये सैटेलाइट अपने मदार तक क्यों पहुंच नहीं सकी, और उसके बाद मज़ीद 52 सैटेलाइट्स को मुख्तलिफ वक्फों के साथ खला में भेजने का प्रोग्राम बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए भी पैगाम है। हमने फ़िलहाल तो इंडिया को नाको चने चबवा दिए हैं, हमारी एयरफोर्स ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब हमें भी स्पेस के ऊपर पैसा लगाना होगा, क्योंकि सैटेलाइट्स हमारी भी इतनी तादाद में होनी चाहिए कि वो हमें इंडिया के एक एक इंच की रिपोर्ट दें। क्योंकि जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो खला में, फ़ज़ा में लड़ी जानी है, ज़मीन पर बहुत बाद में आनी है। तो हम जितने खला में तगड़े होंगे, जितने फ़ज़ा में तगड़े होंगे, उस हिसाब से हम इंडिया का मुंह तोड़ जवाब करेंगे। अगर हम वहाँ पर कमज़ोर हुए तो हमारे फाइटर जेट्स जितने मर्जी अच्छे हुए, हमारे पायलट जितने मर्जी तगड़े हुए, हमारे फौजी जितने मर्जी जवान बहादुर हुए, हम उस लेवल की टारगेट किलिंग नहीं कर सकेंगे जो हमें करने की ज़रूरत है। हाँ, हमें जंग की ज़रूरत नहीं है, ना हम इस प्लेटफॉर्म से जंग के कोई हामी हैं। हम समझते हैं कि अमन, पीस सबसे बड़ा एक तोहफा है जो इस पूरे खित्ते को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को, इस प्लैनेट अर्थ को दिया जा सकता है। पीस ही एक ऐसा तरीका है जिसके बाद यूरोप ने तरक्की की है। पीस ही एक ऐसा तरीका है जो हमारे साउथ एशिया को अमन का गहवारा बना सकता है। पीस ही मिडिल ईस्ट को सुकून दे सकता है। लेकिन उस पीस के लिए ज़रूरी है कि आपके पास ताकत हो। आपके पास ताकत होगी तो आपका मुखालिफ भी आपके साथ टेबल पर बैठ के बात करेगा। हमने इंडिया के दांत तोड़े तो इंडिया भागा भागा ट्रंप के पास गया और सीज़ फायर की दरख्वास्त की। अगर हमने उसके दांत ना तोड़े होते, हमारे 31 लोग पहले दिन उसने शहीद कर दिए थे, मज़ीद ड्रोन्स भेज के उसने कुछ 40 लोग शहीद किए, तो इंडिया ये काम बढ़ाता रहता और हमें खदेड़ता रहता। लेकिन हमारी उस ताकत ने, उस अच्छे फैसले ने इंडिया को बावर कराया कि पाकिस्तान कोई आसान मुल्क नहीं है। अब इंडियन एनालिस्ट उनको कह रहे हैं कि जनाब कि आपसे मिस कैलकुलेशन हुई है, आप पाकिस्तान को लाइट ना लें। यही बात आगे बढ़ेगी तो दोनों मुल्क मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे, कुछ लेंगे, कुछ देंगे, और उम्मीद करते हैं कि हमारी नस्ल की ही ज़िंदगी में अमन आए, कश्मीर, सरक्रीक और इस तरह के सियाचिन जैसे दीगर इशूज़ सॉर्ट आउट हों और हम लोग एक हैप्पी ज़िंदगी गुजार सकें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।